नमस्ते जैक बोर्ड क्लास 10th के विद्यार्थियों। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सोशल साइंस इतिहास। ठीक है, इतिहास का चैप्टर 1 जिसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। तो इसका आपको ऑब्जेक्टिव तो पहले ही प्रोवाइड कर दिया गया है। इस वीडियो में हम लोग इसका पूरा सब्जेक्टिव देखेंगे और जितने भी इम्पोर्टेंट सवाल हैं जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बड़ा महत्वपूर्ण होंगे वो सारे हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो आप लोग वीडियो पर बने रहें और ध्यान से सभी सवालों को समझें। ठीक है, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझाया जाएगा। आप एक बार इस वीडियो को रिवाइंड करके एक बार दोबारा देख लेंगे तो आपको सारी प्रॉब्लम यहाँ पर सॉल्व हो जाएगी। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं सवालों को। तो पहला सवाल जो है वो है निरंकुशवाद से क्या अभिप्राय है। निरंकुशवाद किसे कहते हैं? तो देखिए, ऐसी शासन व्यवस्था, ठीक है, जिसमें शासक वर्ग पर कोई प्रकार का अंकुश या नियंत्रण नहीं होता है। ठीक है, जिस पर कोई अंकुश नहीं होता है। कहने का मतलब क्या है? तो जिस तरह से हम लोग देखे थे कि ऑब्जेक्टिव में या तो फिर अगर आप चैप्टर पढ़े होंगे ये वाला, तो इस चैप्टर में आपको पता चला होगा कि लुई 16वां जो फ्रांस का शासक था तो वो निरंकुश था, उस पर जनता का कोई भी शासन नहीं था। ठीक है, तो ऐसे शासन व्यवस्था इसमें शासक वर्ग पर किसी प्रकार का कोई अंकुश या नियंत्रण नहीं होता है तथा शासक वर्ग अपनी मनमानी करने को स्वतंत्र होता है। शासक वर्ग जो भी रहेगा, जो भी आपका सत्ता में बैठा रहेगा, वो क्या करेगा? अपना मनमानी करेगा। जैसे आप इंडिया का ही उदाहरण लें तो इंडिया में मनमानी नहीं चलता है क्योंकि यहाँ पे लोकतंत्र है। ठीक है, यहाँ पे जनता सर्वोपरि है। लेकिन अगर देखा जाए फ्रांस के परिप्रेक्ष्य में तो वहाँ पर क्या था? निरंकुशवाद था। निरंकुशवाद से कहा जाता है इसको। और ऐसी शासन व्यवस्था जो होती है केंद्रीकृत सैन्य बल पर आधारित और काफ़ी दमनकारी होती है। यहाँ मतलब आप देखें तो जनता के लिए यहाँ पर कुछ नहीं है। ठीक है, जनता के लिए कुछ नहीं है। सर्वोपरि वहाँ पर कौन है? राजा है। जो भी है राजा ही सर्वोपरि या फिर शासक सर्वोपरि होगा। दूसरा सवाल जो है वो कहा गया कल्पना दर्श या यूटोपिया क्या है? कल्पना दर्श मतलब एक कल्पना की दुनिया। ठीक है, एक कल्पना करने की दुनिया जो है, तो सभी प्रकार के भेदभाव से मुक्त ऐसे समाज जैसे हम लोग का प्रस्तावना में लिखा गया है कि भेदभाव करना जो है बहुत गलत है। तो सभी प्रकार के भेदभाव से मुक्त एक ऐसे आदर्श समाज की कल्पना है जिसे वास्तविकता के लिए में धरातल पर लाना असंभव है। फ्रेडरिक सारियो ने क्या किया? एक ऐसे ही कल्पना दर्श दुनिया की रचना की जिसमें 4 चित्रों की एक श्रृंखला वो बनाया था। ठीक है, और ऐसा दुनिया चाह रहा था जिसमें भेदभाव से मुक्त होना चाहिए और ऐसा वो चाह रहे थे कि ऐसा समाज होना चाहिए। पर ऐसा वास्तविक धरातल में लाना काफ़ी असंभव का काम होता है और इसे ही कल्पनादर्श या यूटोपिया कहते हैं। और यूटोपिया के प्रणेता कौन थे? फ्रेडरिक सारियो थे। अगला सवाल देखेंगे, फ्रेडरिक सारियो से ही रिलेटेड है अगला सवाल कि फ्रेडरिक सारियो कौन था। तो फ्रेडरिक सारियो ऑब्जेक्टिव का भी एक सवाल है कि फ्रांसीसी चित्रकार था। ठीक है, और 1848 जब उदारवादियों की जब क्रांति चल रही थी, अंतिम क्रांति फ्रांस में जब चलती है, तो 1848 में उन्होंने 4 चित्रों की क्या किया? एक श्रृंखला बनाया। ठीक है, और श्रृंखला के माध्यम से क्या बताया कि गणतंत्र, स्वतंत्रता, ज्ञानोदय और राष्ट्र, 4 बातों बताया। 4 बात बताकर वो बताया कि इसी प्रकार का हम लोग जो है वो अपना राष्ट्र चाहते हैं और ये पूरे कल्पना के आधार पर तैयार किया था। फिर अगला सवाल है राष्ट्रवाद। तो देखिए, जहाँ भी वाद लग जाएगा आप समझ जाएंगे कि विचारधारा है। ठीक है, तो राष्ट्रवाद किसका मतलब क्या हो जाएगा? राष्ट्र की विचारधारा। ठीक है, राष्ट्र की विचारधारा मतलब जब आदमी जो होता है लिंग, जाति, धर्म, समुदाय, ठीक है, सभी चीज़ों को छोड़कर अपने राष्ट्र के बारे में जब सोचना चालू करता है तो उसे क्या बोलते हैं? राष्ट्रवाद कहते हैं। तो देखेंगे कि राष्ट्रवाद किसी राष्ट्र की सामूहिक पहचान है, मतलब इसमें सभी कोई शामिल होते हैं। ठीक है, सभी कोई मतलब जब राष्ट्र का मुद्दा आता है, जैसे अगर देखा जाए पाकिस्तान और इंडिया के बीच अगर बॉर्डर में कोई डिस्प्यूट हो जाए तो उसमें हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले हम भारतीय कहलाएंगे, ना हिंदू मुस्लिम, सिख, ईसाई ना कहलाएंगे, बल्कि वहाँ पर सबसे पहले हम अपना परिचय देंगे क्या कि हम भारतीय हैं और भारतीयता होने का गर्व रहेगा और भारतीय होने के पहचान के आधार पर हम लोग बॉर्डर पर लड़ाई लड़ेंगे। ठीक है, तो ये जब सब मिलजुल कर हम लोग किसके बारे में सोच लिए? यहाँ पर राष्ट्र के बारे में, तो इसको राष्ट्रवाद कहेंगे। तो राष्ट्रवाद किसी राष्ट्र की सामूहिक पहचान है। एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाली जनता जब स्वयं को एक समान संस्कृति, इतिहास, धार्मिक मान्यता आदि से जुड़े हुए महसूस करती है तो राष्ट्रवाद कहते हैं। आप देखते होंगे जब हम लोग 15 अगस्त और 26 जनवरी को जब झंडोत्तोलन करते हैं तो वहाँ पर हम लोग जाति, धर्म, लिंग, समुदाय कुछ नहीं देखते। वहाँ पर सिर्फ हम लोग एक झंडे के तले हम लोग रहते हैं और झंडे को सलामी दे रहे होते हैं, यानी हम लोग एक राष्ट्रवाद का परिचय वहाँ पर दे रहे होते हैं। अगला सवाल है राष्ट्रवाद की प्रथम अभिव्यक्ति जो है वो कहाँ पर हुई थी? ठीक है, राष्ट्रवाद की प्रथम अभिव्यक्ति तो राष्ट्रवाद की प्रथम अभिव्यक्ति जो है फ्रांस में 1789 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुई और इस क्रांति के द्वारा राजतंत्र को समाप्त कर जनतंत्र की स्थापना हुई। पहली बार जो है पूरे वर्ल्ड में इस फ्रांस की क्रांति का बहुत बड़े पैमाने पर इसका प्रभाव पड़ा था। उसके बाद भारत में भी अगर देखा जाए तो इससे बहुत ज़्यादा मोटिवेट हुए यहाँ के जनता लोग और उसके बाद अंग्रेज के खिलाफ जो है बगावत करने का तैयारी चलने लगा।
ठीक है। तो राष्ट्रवाद की प्रथम व्यक्ति फ्रांस में 1789 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुई थी। अगला सवाल है जनमत संग्रह किसे कहते हैं। तो देखिए वर्ड से ही पकड़ना पड़ेगा जनमत। जनमत मतलब क्या होगा, जन का मत यानी लोगों का मत, और संग्रह मतलब जब लोग एक खास मुद्दे पर जमा होंगे और किसी बात पर चर्चा करेंगे तो उसे जनमत संग्रह कहा जाएगा। यानी किसी निश्चित क्षेत्र में किसी खास विषय पर उस क्षेत्र के निवासियों के विचार के संग्रह को, ठीक है। यानी हम लोग एक छोटा सा एरिया ले लेते हैं, यहाँ के जितने भी लोग होंगे किसी खास मैटर पर अगर चर्चा कर रहे होंगे, ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे, जनमत संग्रह कहा जाएगा। और जनमत संग्रह अगर कहा जाए जनमत संग्रह को, तो लोकतंत्र का ये आधार होता है। अगला सवाल है नृजातीय किसे कहते हैं। ये सारे आपका 2-2 नंबर का सवाल है, ठीक है। नृजातीय क्या है, तो किसी समुदाय के साझा नस्ली जनजातीय या सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को नृजातीय के नाम से जानते हैं, और यह समुदाय की पहचान को जो है वो सुनिश्चित करता है। मतलब आप किस समुदाय से हैं, किस नस्ल से हैं, ये आपका जो है नृजातीय कहलाता है। अगर देखा जाए तो नृजातीय एक खराब वर्ड है, ठीक है। नृजातीय खराब वर्ड के आधार पर आएगा। अगला सवाल देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है कि फ्रांस में राष्ट्रवाद का विकास कैसे हुआ, या फिर फ्रांसीसी लोगों में सामूहिक पहचान मतलब सभी लोगों की पहचान का भाव पैदा करने के फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने क्या क्या कदम उठाए। मतलब अगर देखा जाए तो फ्रांस जो था 3 स्टेट में बटा हुआ था, प्रथम स्टेट, द्वितीय और तृतीय स्टेट, तो सभी को एक साथ मिलाना बहुत ही मुश्किल का काम था। तो वही कहा गया कि सभी लोग एक साथ मिलकर जो है सामूहिक पहचान का भाव पैदा करने के लिए फ्रांसीसी लोग क्या उपाय किया, ताकि सभी फ्रांसीसी लोग जो है एक जैसा कहलाए, ठीक है। यही सवाल है आपका। तो देखेंगे इसका आंसर हम लोग। तो फ्रांस में नागरिकों में, ठीक है, फ्रांस के नागरिकों में सामूहिक पहचान अथवा एक राष्ट्र के नागरिक होने का भाव पैदा करने के लिए फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने, मतलब फ्रांस के जितने भी क्रांतिकारी थे सभी जो एक दूसरे को सपोर्ट करने के लिए, या तो फिर सभी एक तबके के हैं, एक तरह से हैं, सभी को क्या चाहिए, आज़ादी चाहिए, सभी को जनतंत्र चाहिए, ठीक है, राजतंत्र के यहाँ पर गणतंत्र चाहिए था। तो सभी लोग क्या उपाय किया, तो देखिए पहला उपाय जो यहाँ पर आ रहा है लिखा हुआ कि फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने पितृभूमि, ठीक है, पितृभूमि यानी तथा नागरिक जैसे विचारों को फ्रांसीसी लोगों तक पहुंचाया। पितृभूमि मतलब ये जो है हमारे पितृभूमि मतलब जैसे कि पिता के द्वारा दिया गया नाम जो होता है उसको पितृभूमि कहते हैं, या पिता का भूमि। तो सभी लोगों को यही कहा गया कि ये हमारी जन्मभूमि है, हमारी कर्मभूमि है, और जितने भी नागरिक है वो फ्रांस के नागरिक है। तो जैसे विचार को फ्रांसीसी लोगों तक पहुँचा दिया गया, और विभिन्न विचारों ने संयुक्त समुदाय के विचार पर बल दिया। कहा कि जो समुदाय है वो सभी का है, संयुक्त समुदाय है। इस संयुक्त समुदाय को एक संविधान के अंतर्गत समान अधिकार प्राप्त हुए थे, जो 1791 ईस्वी में एक संविधान वहाँ पर बना था, ठीक है। तो उसके आधार पर कहा गया कि सभी लोग यहाँ पर क्या हैं, बराबर हैं। अगला देखेंगे एक नया फ्रांसीसी झंडा, ठीक है। एक नया फ्रांसीसी झंडा जो है तिरंगा, एक नया फ्रांसीसी तिरंगा झंडा चुना गया, जिसने पहले के राजध्वज का स्थान ले लिया। पहले के राजध्वज में क्या था कि अलग अलग टाइप के राजध्वज बना हुआ करते थे, जो अलग अलग समुदाय को प्रतिनिधित्व करते थे। लेकिन बाद में जब फ्रांस की क्रांति हो जाती है, जब लुई 16वां को ख़त्म कर दिया जाता है, तो वहाँ पर एक झंडा बनाया जाता है जो सभी के लिए होता है। अगला है स्टेट जनरल का चुनाव सक्रिय नागरिकों के समूह द्वारा किया जाने का, इसका नाम बदलकर नेशनल असेंबली कर दिया गया। आप पढ़े होंगे 9th क्लास में स्टेट जनरल, जो एक प्रतिनिधि सभा हुआ करते थे जिसमें तीनों स्टेट के लोग भाग लेते थे, और इसका नाम बदलकर नेशनल असेंबली कर दिया गया। फिर अगला राष्ट्रीय भावना को प्रोत्साहित करने के लिए नई स्तुतियों की रचना की गई, शपथ लिया गया और शहीदों का गुणगान गाया गया। मतलब जो भी शहीद यहाँ पर हुए थे इस युद्ध में, ठीक है, उनके सम्मान में जो है गुणगान किया गया, उनके लिए शपथ लिया गया और भविष्य में ना युद्ध करने की प्रेरणा ली गई। एक केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था लागू की गई, जिसने अपने अधीन राज्यों में रहने वाली सभी नागरिकों के लिए समान कानून बनाया, ठीक है। उसके बाद अगर देखा जाए आंतरिक जो आयात निर्यात मूल्य था, आयात निर्यात शुल्क समाप्त कर दिया गया, तो संपूर्ण देश में माप तोल की एक समान प्रणाली लागू की गई। माप तोल की प्रणाली जो है समान लागू की गई, और सितोइन नाम के नागरिकों की संज्ञा दी गई, और क्षेत्रीय बोलियों का स्थान पर फ्रेंच संपूर्ण देश की भाषा बन गई। फ्रेंच जैसे अपने कुछ एरिया में कुछ अलग भाषा चलता था, लेकिन फ्रेंच बोल दिया गया कि देश की भाषा बन गई। और इसी समय जो है वो मार्सिले लागू किया गया, जो एक राष्ट्रीय गान हुआ करते थे। और जब मार्सिले को गाने वाले लोग मार्सिलेस कहलाते थे, वे लोग जब कूच कर रहे थे वर्साई के किले की तरफ, या बास्टिल के किले की तरफ, तो उस समय पर उसे गाकर चलते थे। और जब वो गाते थे तो लोगों को लगता था कि हम लोग सब क्या हैं, फ्रांसीसी हैं। चलिए अगला सवाल हम लोग देखेंगे कि 1789 के फ्रांसीसी क्रांति के परिणाम स्वरूप हुए परिवर्तन का उल्लेख करें, या फिर फ्रांसीसी क्रांति का मुख्य परिणाम क्या था। मतलब जब 1789 की फ्रांसीसी क्रांति हो गई तो उसके क्या क्या परिणाम निकले, और लोगों में कैसे ये परिणाम जो है कैसे अपनी जगह बनाई।
तो 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के परिणामस्वरूप प्रभुत्व राजतंत्र से निकलकर फ्रांसीसी नागरिकों के समूह में हाथ सत्ता आ गई, ठीक है। दूसरा है, क्रांति में स्पष्ट रूप से घोषणा की गई कि अब लोगों द्वारा राष्ट्र का गठन होगा तथा वे ही राष्ट्र का भाग निर्धारित करेंगे। मतलब यहाँ पर राजा सर्वोपरि नहीं होगा, बल्कि जनता जो है वो सर्वोपरि होकर वो राष्ट्र का गठन करेगी और उसके आधार पर जो है राष्ट्र का भाग जो है निर्धारित होगा। अगला, राष्ट्रीय सभा ने फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा कर दी और फ्रांस के सम्राट को फ्रांस छोड़कर भागना पड़ा था। और आपको पहले बताया गया था फ्रांस का जब भी कहीं भी कोई भागता था तो इंग्लैंड ही चला जाता था, ठीक है। अगला, 21 वर्ष से जितने भी ऊपर सभी वयस्क पुरुषों को मताधिकार प्रदान किया गया और काम के अधिकार की भी गारंटी दी गई। जो कि आप पहले पढ़े होंगे 9th क्लास में, 3 दिन का जो अपना वेतन देता था उसको ही मताधिकार का प्राप्ति था, लेकिन बाद में 21 वर्ष से ऊपर सभी को मताधिकार की प्राप्ति हो गई थी। अगला सवाल है नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में। तो नेपोलियन बोनापार्ट कौन था, ठीक है। तो नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का एक महान सेनानायक था जो फ्रांस का सम्राट बनता 1804 ईस्वी में, जिसके नेतृत्व में फ्रांस ने अनेक विजय प्राप्त की। तब बाद में उसे फ्रांस का पहला सम्राट घोषित किया गया 1804 में और उसके द्वारा शासन व्यवस्था के लिए बनाई गई आचार संहिता प्रसिद्ध है। लेकिन बाद में 1815 में नेपोलियन का वाटरलू के मैदान में हार हो जाता है। अगला सवाल हम लोग देखेंगे नेपोलियन संहिता या नेपोलियन कोड, ठीक है। नेपोलियन संहिता ने जब 1804 में यह बनता है सम्राट, तो देखता है कि फ्रांस में बहुत सारी अव्यवस्थाएं हैं, ठीक है। जितने भी अव्यवस्थाएं उसको नेपोलियन जो है सुधार करता है और इसी संहिता को सुधार करता है, इसलिए इसको बोलते हैं नेपोलियन कोड। या फिर आप कह सकते हैं, एक सवाल यहाँ पर आता है कि अपने शासन वाले क्षेत्र में शासन व्यवस्था को ज़्यादा कुशल बनाने के लिए नेपोलियन ने क्या किया। तो नेपोलियन जब 1804 में सम्राट बनता है उसके बाद उसने देखा यहाँ पे कि काफ़ी ज़्यादा अव्यवस्थाएं हैं, कोई चीज़ सही तरीके से सेटल नहीं हो रहा था, तो इसके वजह से उसने अपना एक कोड दिया, ठीक है। इसलिए नेपोलियन कोड बोलते हैं इसको, या फिर नेपोलियन संहिता, या फिर नेपोलियन का सुधार। तो देखेंगे हम लोग सवाल। तो शासन व्यवस्था को कुशल बनाने के लिए नेपोलियन ने नेपोलियन संहिता को लागू किया, जिसके अंतर्गत उन्हें निम्नलिखित बदलाव किए। क्या क्या बदलाव किया? तो जन्म पर आधारित विशेषाधिकार समाप्त कर दिया गया। जो वहाँ पर प्रथम स्टेट, ठीक है, यानी पादरी वर्ग, कुलीन वर्ग को जो भी विशेषाधिकार मिला हुआ था उसको एकदम समाप्त कर दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, जो भी है सब बराबर है, ठीक है, यहाँ पे कोई विशेष अधिकार जैसी बातें नहीं चलेगी। दूसरा, कानून के समक्ष बराबरी और संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित बनाया। सबसे बड़ा बात उन्होंने क्या किया, कानून के समक्ष सबको बराबर कर दिया, ठीक है। कोई छोटा बड़ा, कोई प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट, तृतीय स्टेट नहीं, बल्कि सभी यहाँ पर बराबर थे। अगला, सामंती व्यवस्था। जो सामंतवाद चल रहा था, सामंती व्यवस्था को खत्म किया और किसानों को भू दासत्व और जागीरदारी शुल्क से मुक्ति दिलाई। जो भी किसान से जागीरदार वसूला जाता था उसको बोला गया कि नहीं, अब जो है यहाँ पर जागीरदार जो है नहीं चलेगा, ठीक है। उसके बाद अगला जो हम लोग देखेंगे, तो इस संहिता को फ्रांसीसी नियंत्रण के अधीन क्षेत्रों में लागू किया गया और फ्रांसीसी और प्रशासनिक विभाजन को सरल बना दिया गया। शहरों में कारीगरों के श्रेणी संघों के नियंत्रण को हटा दिया गया और यातायात और संचार व्यवस्था को सुधारा गया। एक समान कानून, ठीक है, एक समान कानून, मानक भार और नाप यानी माप तोल की प्रणाली, राष्ट्रीय मुद्रा लिब्रे, आप जानते होंगे फ्रांस की राष्ट्रीय मुद्रा लिब्रे। उसके बाद एक इलाके दूसरे इलाके में वस्तु और पूंजी में आगमन सहूलियत हुई और कुल मिलाकर सामंतों के द्वारा जितनी भी ज़मीनें हड़पी गई थी वो गरीबों में बांट दिया गया। तो काफ़ी अच्छी सुधार थी इनका। अगला सवाल है, उदारवाद से आप क्या समझते हैं? उदारवाद, ठीक है, लिबरलिज्म इसको कहते हैं अंग्रेजी में। तो उदारवाद जो है उसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के लिबर से हुई है, लिबर से हुई, जिसका अर्थ होता है आज़ादी या स्वतंत्रता। तो उदारवाद के जो पक्षधर थे वो आज़ादी या स्वतंत्रता चाहते थे। व्यापक अर्थों में उदारवाद कानून के समक्ष समानता, आम सहमति से बनी सरकार, शासक वर्ग, पादरी वर्ग, कुलीन वर्ग के विशेषाधिकार को समाप्ति तथा सभी नागरिक के लिए मताधिकार का समर्थन करता है। आप पढ़े होंगे 9th क्लास में उदारवाद, रेडिकलवाद, ठीक है, और रूढ़िवादी, 3 विचारधारा पढ़े थे। 3 विचारधारा का जन्म होता है 9th क्लास में जो आप पढ़े थे, तो उसी में से एक उदारवाद आता है। अगला सवाल है यहाँ पर कि रूढ़िवाद से आप क्या समझते हैं या रूढ़िवादी कौन थे? तो रूढ़िवाद वो होता है जो एकदम जो परिवर्तन बिल्कुल भी नहीं चाहता है, ठीक है। तो रूढ़िवाद एक ऐसा राजनीतिक दर्शन जो आधुनिकता और परिवर्तन के स्थान पर स्थापित परंपरा और रीति रिवाज को बनाए रखने पर बल देता है। मतलब जो भी परंपराएं, जो भी पौराणिक कथाएं, जो भी परंपराएं चलती आ रही उसे ही मानने पर बल देता है और एक जरा भी परिवर्तन नहीं चाहता है रूढ़िवाद। रूढ़िवादियों की मूल धारणा यह होती है कि राजतंत्र, चर्च, सामाजिक भेदभाव, संपत्ति आदि को बनाए रखा जाना चाहिए। मतलब एक जरा भी परिवर्तन नहीं चाहेगा। इसका मतलब जाहिर सी बात है वो नेपोलियन का विरोध करेगा, ठीक है। अगला है समन्वयवाद किसे कहते हैं? तो 2 अलग अलग मान्यताओं को उनकी भिन्नता और समानताओं को ध्यान में रखते हुए साथ लाने का प्रयास समन्वयवाद कहलाता है। मतलब कोऑर्डिनेशन, आप कह सकते हैं कि 2 अलग अलग विचारधारा के लोग हैं और दोनों को एक साथ कैसे समाहित कर लिया जाएगा, इसे ही समन्वयवाद के नाम से जानते हैं। अगला सवाल है, उदारवादी राष्ट्रवाद के क्या मायने थे, या फिर उदारवादियों की 1848 की क्रांति का क्या अर्थ लगाया जा सकता है?
तो उदारवादियों के 1848 की क्रांति का अर्थ था राजतंत्र की समाप्ति। मेन जो 1848 में वो राजतंत्र की समाप्ति के लिए किया गया और गणतंत्र की स्थापना के लिए किया गया ये क्रांति। उदारवादियों ने 1848 की क्रांति फ्रांस के मध्यवर्गीय लोगों से संबंधित था। मध्य वर्ग किसे कहते हैं? जो मतलब जो पढ़ लिख लिए, ठीक है, उन्हें मध्य वर्ग बोला जाएगा। उदारवादियों के 1848 ईस्वी की क्रांति का अर्थ राष्ट्रवाद के विजय और शेष विश्व में राष्ट्र राज्यों के अभ्युदय से लगाया जाता है। इस क्रांति के अगर बारे में बात किया जाए तो इस क्रांति में निरंकुश राजतंत्र, पादरी और कुलीन वर्ग के विशेष अधिकार का विरोध किया गया है। मताधिकार पर आधारित संसदीय शासन, कानून के समक्ष सबकी बराबरी, आम जनता का आर्थिक कल्याण आदि पर जोर दिया गया। इस प्रकार उदारवाद जो है गणतंत्र, राष्ट्रीय राज्य, संविधानवाद, प्रेस की स्वतंत्रता, तो संगठन बनाने की स्वतंत्रता के संसदीय विचारों पर आधारित है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो उदारवाद जो है वो आज़ादी के बारे में ही बात कहा गया। इस क्रांति के फलस्वरूप फरवरी 1848 में फ्रांस के सम्राट को सिंहासन छोड़कर भागना पड़ा और फ्रांस में गणतंत्र की स्थापना जो है वो हुई। यह गणतंत्र पुरुषों के सर्वव्यापी मताधिकार पर आधारित था। तो कुल मिलाकर 1848 के उदारवादी राष्ट्र के क्या मायने थे? तो वो चाह रहे थे क्या कि यहाँ पर जितने विशेष अधिकार वो समाप्त किया जाए, पुरानी रूढ़िवादी विचारधारा जितने भी चल रहे सभी को यहाँ पर क्या किया जाए? समाप्त कर दिया जाए। अगला सवाल है उदारवादियों, वही क्रांति से लिया गया कि उदारवादियों ने किन राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक विचारों को बढ़ावा दिया? तो तीनों विचारधारा हम लोग देखेंगे। राजनीतिक विचार सबसे पहले तो उदारवादियों ने निरंकुश राजतंत्र, पादरी और कुलीन वर्ग के विशेषाधिकार का विरोध किया। वे मताधिकार पर आधारित प्रतिनिधि संसदीय शासन का समर्थन करते थे। उनका कहना था कि मताधिकार सभी का होना चाहिए और प्रतिनिधि संसदीय शासन होना चाहिए। फिर अगला, वे कानून के सामने समानता के पक्षधर थे, मतलब सभी को कानून के नज़र में बराबर मानना चाहते थे, परंतु सबके लिए मताधिकार के पक्ष में नहीं थे। ठीक है, सबके लिए नहीं थे। राजा नहीं बल्कि राष्ट्र राज्य के प्रति भक्ति का प्रचार प्रसार हुआ करता था। अगला यहाँ पर देखेंगे सामाजिक विचारधारा क्या था। तो समाज में स्वतंत्रता की भावना का विकास हो जाए। उदारवादियों ने महिलाओं को राजनीतिक अधिकार प्रदान करने की मांग की। भू दासत्व व बंधुआ मजदूरी को समाप्त करने पर बल दिया। आर्थिक रूप से ये लोग क्या चाहता था? तो उदारवादियों ने बाजारों की मुक्ति, वस्तुओं तथा पूंजी में आयात निर्यात पर राज्य द्वारा लगाए गए नियंत्रण को समाप्त करने पर बल दिया। जनता पर करों के बोझ में कमी करने का विचार दिया, मतलब जनता के पास जितने भी कर थे उसका बहुत ज़्यादा बोझ था। ठीक है, तो वो बोझ को कम करने का विचार दिया। फिर उदारवादी निजी संपत्ति के स्वामित्व के अनिवार्य बना देना चाहते, मतलब उदारवादी चाहते थे कि निजी संपत्ति का स्वामित्व जो है वो होना चाहिए। अगला देखेंगे कि कहा गया है कि वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने की? तो वियना सम्मेलन ऑस्ट्रिया में हुआ था। ठीक है, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में, और उसके जो अध्यक्षता थे वो अध्यक्ष मेजबानी कौन किया था? तो चार्ल्स ड्यूक मेटरनिख ने, जो ऑस्ट्रिया का चांसलर भी हुआ करता था। बाकी ऑब्जेक्टिव में आपको बता ही दिए थे कि यह कथन किसका है, जब फ्रांस सीखता है तो पूरा यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, ये मेटरनिख का ही है। अगला है वियना कांग्रेस कब और किसके द्वारा आयोजित किया गया? तो वियना कांग्रेस 1815 ईस्वी में ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिख द्वारा आयोजित किया गया था और 1815 से लेकर 1848 तक के जितने भी काल थे, ठीक है, उसको मेटरनिख युग कहते हैं, क्योंकि जितने भी काम हुए यहाँ पर सब मेटरनिख के देखरेख में हुआ था। अगला सवाल है 1815 के वियना संधि के क्या उद्देश्य थे, या फिर नीचे वाला ही सवाल देख लेते हैं हम लोग कि 1815 वियना कांग्रेस में लिए गए निर्णय और उद्देश्य की व्याख्या कीजिए। क्या क्या बातें यहाँ पर बोली गई थी? तो 1815 ईस्वी में संपन्न वियना सम्मेलन की मुख्य बातें निम्नलिखित थी। क्या थी? तो उन राजतंत्रों को फिर से बहाल किया जाए जिन्हें नेपोलियन ने बर्खास्त कर दिया गया था। ठीक है तो जिन्हें नेपोलियन ने बर्खास्त किया उसे फिर से बहाल कर दिया जाए। युद्ध को रोकने के लिए सर्वमान्य और सक्षम संविधान का निर्माण किया जाए। पराजित राष्ट्र विजित राष्ट्रों को क्षतिपूर्ति दे और दास प्रथा को समाप्त कर दिया जाए। जो पराजित राष्ट्र, ठीक है, वो जीता हुआ राष्ट्र को क्षतिपूर्ति दे, मतलब जितना भी युद्ध में प्रॉब्लम हुआ, जितना भी युद्ध में खर्चा हुआ है, सब हारा हुआ राष्ट्र किसको दे? विजित राष्ट्र को, जीते हुए राष्ट्र को। लेकिन एक बात अच्छा बोला गया कि दास प्रथा को समाप्त कर दिया जाए। अगला है फ्रांस में राजतंत्र की बहाली कर बुर्बो वंश को सत्ता सौंप दिया जाए, मतलब फिर से पुरानी व्यवस्था लागू कर दिया जाए, राजतंत्र की फिर से बहाली किया जाए। ठीक है, और बुर्बो वंश जो लुई 16वां समय चल रहा था उसको फिर से सौंप दिया जाए और यूरोप में एक नई रूढ़िवादी व्यवस्था लागू किया जाए, क्योंकि ये पूरा किसके द्वारा किया गया था? मेटरनिख के द्वारा। तो मेटरनिख उसमें बहुत सुप्रीम पावर हुआ करता था, वो चाह रहा था कि सब कुछ मेरे हैंड में हो और मेरे तरीके से हो, इसलिए सभी चीज़ें वो पुरानी व्यवस्था चाह रहा था। अगला सवाल देखेंगे रूपक। ठीक है, रूपक जो होता है एक मूर्त जो है वो विचार होती है मूर्त आकृति के रूप में। तो जब किसी अमूर्त भावना या विचार को किसी मूर्ति आकृति के रूप में दर्शाया जाता है तो इसे रूपक कहा जाता है। जैसे टूटी जंजीर, मसाल, नारी के रूप में राष्ट्र के कल्याणकारी, जैसे आप पढ़े हुए होंगे मारियान और जर्मेनियन, ऑब्जेक्टिव में आपको बताए थे ये नारी रूपक हुआ करते थे। और रूपक से क्या पता चलता है? तो इससे राष्ट्रवाद की भावना फैलती है।
अगला सवाल है मारियान से आप क्या तात्पर्य। तो मारियान नारी रूप में एक रूपक थी जो फ्रांस में राष्ट्र और राष्ट्रीय एकता का प्रतीक थी। अगला सवाल जो बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है कि मारियान और जर्मेनिया कौन थी, जिस तरह उन्हें चित्रित किया गया उसका क्या महत्व था। तो 18वीं और 19वीं सदी में कलाकारों ने राष्ट्रों के मानवीकरण अथवा राष्ट्रों को एक चेहरा देने के लिए रूपक के रूप में नारी रूपों का व्यवहार किया। मतलब अगर कहा जाए तो मार काट लड़ाई झगड़ा अगर नहीं कर पा रहे थे तो वहाँ पर लोग क्या किया, रूपक के रूप में जो है उसको राष्ट्रवाद उस रूप में फैलाया गया। इसको रोमानीवाद भी कहते हैं। मारियान और जर्मेनिया दो नारियों के चित्र हैं, इन्हें राष्ट्र के रूपकों के रूप में चित्रित किया गया। मारियान फ्रांसीसी गणराज्य का प्रतिनिधित्व कर रही थी, जबकि जर्मेनिया जो है जर्मन राष्ट्र का रूपक थी। अब देख लेते हैं मारियान के बारे में क्या बात बोला गया है। तो मारियान फ्रांसीसी क्रांति के दौरान कलाकारों ने स्वतंत्रता, न्याय और गणतंत्र जैसे विचारों को व्यक्त करने के लिए नारी रूपक का प्रयोग किया। फ्रांस में नारी रूपक को लोकप्रिय ईसाई नाम मारियान दिया गया, जिसे जन राष्ट्र के विचार को रेखांकित किया गया। उसके चिन्ह भी स्वतंत्रता और गणतंत्र के थे। देखा जाए तो क्या चीज था, लाल टोपी, तिरंगा और कलगी। ठीक है, फ्रांस में एक डाक टिकट पर मारियान की तस्वीर छपी है, आप देखे होंगे किताब में। उसकी प्रतिमाओं को सार्वजनिक स्थलों पर लगाया गया ताकि लोगों में राष्ट्रवादी की भावना जागृत हो जाए। अगला जर्मेनिया जो है जर्मन राष्ट्र के प्रतीक थे। जर्मेनिया को बलूत वृक्ष के पत्तों का मुकुट पहने दिखाया गया है, क्योंकि जर्मन जो है बलूत को वीरता का प्रतीक माना जाता है। तो जर्मेनिया को अगर यहाँ देखा जाए तो वीरता के प्रतीक के रूप में दर्शाया गया था। जर्मेनिया का तलवार जर्मन साम्राज्य की रक्षा करती है, जो अंकित है। नारी रूप में जर्मेनिया की चीज जर्मनी की स्वतंत्रता, राष्ट्रवाद और अखंडता को ही प्रतिबिंबित करता है। अब देख लेते हैं जरा दोनों का क्या महत्व यहाँ पर है। तो इन चित्रों ने लोगों में राष्ट्रीयता की भावना को प्रबल किया और फ्रांस और जर्मनी को एक अलग अलग राष्ट्र के रूप में पहचान दी। मारियान की प्रतिमा का स्वतंत्रता, एकता और न्याय का प्रतीक माना गया। इससे जनता में एक उद्धत राजनीतिक भावनाओं का संचार हुआ। इसी प्रकार जर्मेनिया का चित्र स्वतंत्रता, शक्ति, बहादुरी, शांति तथा एक नए युग के सूत्रपात का प्रतीक था। जर्मनी की जनता को इससे राष्ट्रीय गौरव को प्राप्त हुआ। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो जर्मेनिया और जो मारियान थी वो दोनों का बहुत ही ज़्यादा महत्व था। अगला सवाल देखेंगे कि राष्ट्रीय पहचान के निर्मित होने में भाषा और लोक परंपरा के महत्व को चर्चा करें। तो मतलब राष्ट्रवाद जो है उसको फैलाने में भाषा और लोक परंपरा का क्या महत्व होता है। तो किसी क्षेत्र विशेष या देश की भाषा और लोक परंपराएं लोगों द्वारा एक साथ व्यतीत किए गए अतीत व सामूहिक एकता से जीवन यापन की जानकारी देती है। भाषा और लोक परंपराएं लोगों को सांस्कृतिक रूप से समान होने की भावना प्रदान करती है। अगर आप देख लें, अगर कहीं आप दूर जाएंगे, ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं, ठीक है, और एक भाषा के लोग मिल गए तो बहुत जल्दी उनमें दोस्ती हो जाता है। एक अगर लोक परंपरा है तो बहुत जल्दी दोस्ती हो जाता है। ठीक है, भाषा व लोक परंपराएं लोगों को एकता और गर्व के धागे से बांधती है, जिसकी वजह से राष्ट्रवाद फैल जाता है। अगला सवाल है रोमानीवाद से आप क्या समझते हैं। रोमानीवाद ने राष्ट्रीयता की धारणा को किस प्रकार योगदान दिया। रोमानीवाद, ठीक है, तो यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास में संस्कृति की महत्वपूर्ण भूमिका रही। रोमानीवाद एक ऐसा सांस्कृतिक आंदोलन था जो सांस्कृतिक जुड़ाव और राष्ट्रीय भावना का विकास करना चाह रहा था। यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास में संस्कृति के निम्नलिखित पक्षों का योगदान प्रमुख था, जैसे लोक संस्कृति, भाषा और संगीत। तो लोक संस्कृति क्षेत्र विशेष के आम लोगों को सामूहिक एकता में पिरो रही थी। लोक संगीत, लोक काव्य और लोक नृत्यों के माध्यम से राष्ट्र की भावना को प्रसार किया गया। मतलब लोक संस्कृति जितने भी होते हैं उसकी वजह से लोगों में एक राष्ट्रीयता की भावना फैल रही थी। अगला भाषा, तो अभी हम लोग बात किए, तो एक भाषा जो होती है उसकी वजह से बहुत ज़्यादा राष्ट्रवाद फैलता है। अगर देखा जाए संगीत, ठीक है, जैसे अभी भी अगर हम लोग के यहाँ राष्ट्रगान बज जाता है तो हम लोग का एक अजब फीलिंग्स आती है। ठीक है, तो संगीत के द्वारा राष्ट्रीयता की भावना को हम लोगों तक पहुँचाने में सहायता मिली। पोलैंड में परतंत्रता की स्थिति में संगीत के द्वारा राष्ट्रीय भावना जागृत की गई थी। अगला देखेंगे जूसेप्पे मैत्सनी जो है कौन था। तो जूसेप्पे मैत्सनी अगर देखा जाए तो इटली का एक महान क्रांतिकारी था। वह निरंकुश राजतंत्र का विरोधी और उदार लोकतंत्र का समर्थक था। उसने इटली के एकीकरण की एक रूपरेखा तैयार की थी। इसका जन्म अगर देखा जाए कहाँ पर हुआ था, तो जेनेवा स्विट्जरलैंड में 1807 में हुआ था। और यंग इटली और यंग यूरोप नामक संस्था भी जो यही बनाया था। तो यंग इटली क्या है, यंग इटली एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन था। उसकी स्थापना 1830 के दशक में जूसेप्पे मैत्सनी ने एकीकृत इटली के विचार को प्रोत्साहित करने के लिए किया गया था। अगला सवाल जूसेप्पे मैत्सनी पर एक डिटेल सवाल आ रहा है। जूसेप्पे मैत्सनी पर एक टिप्पणी लिखी। तो जूसेप्पे मैत्सनी का जन्म 1807 में जेनेवा स्विट्जरलैंड में हुआ। जूसेप्पे मैत्सनी इटली का एक महान क्रांतिकारी था। वह निरंकुश राजतंत्र का विरोधी था और उदार लोकतंत्र का समर्थक। उसने इटली के एकीकरण की रूपरेखा को तैयार किया था। अगला देखें, तो अपने विचारों को कार्य रूप देने के उद्देश्य से मैत्सनी जो है वो कार्बोनारी के गुप्त संगठन का सदस्य बन गया। लिगुरिया में विद्रोह के आरोप में बहिष्कृत होने के बाद उसने 2 भूमिगत संगठनों की स्थापना की, एक यंग इटली और एक यंग यूरोप। मैत्सनी क्या मानता था? मैत्सनी का मानना था कि ईश्वर की मर्जी के अनुसार राष्ट्र ही मनुष्यों की प्रकृति की इकाई होती है
और उसके प्रयासों से अंततः इटली का एकीकरण जो है संभव हो पाया। अगला सवाल है, इटली का एकीकरण जो था उससे पहले उसकी राजनीतिक दशा कैसी थी, एकीकरण से पहले। तो देखा जाए तो इटली अनेक वंशानुगत राज्यों में बहुराष्ट्रीय हैप्सबर्ग साम्राज्य में बिखरा हुआ था। 19वीं सदी के मध्य में इटली जो है 7 राज्यों, ठीक है, ऑब्जेक्टिव में का सवाल है, 7 राज्यों में बटा हुआ था। उसमें से सिर्फ एक राज्य सार्डिनिया पिडमोंट में इतालवी राजघराने का शासन था। उत्तरी भाग हैप्सबर्ग के अधीन था। मध्य इलाकों पर पोप का शासन था, जहां नेपोलियन की भी सेना उनकी सहायता कर रही थी। दक्षिण क्षेत्र में स्पेन के बुर्बो राजाओं के अधीन था। इटली की कोई साझी भाषा नहीं बन पाई। कुल मिलाकर इटली अनेक स्थानीय और क्षेत्रीय समूह में बटा हुआ था। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो इटली का अगर आप मैप बना देते तो ये सवाल और ज़्यादा बेटर हो सकता है। नेक्स्ट सवाल है, काउंट कैमिलो द काबूर कौन था। तो काउंट कैमिलो काबूर सार्डिनिया पिडमोंट के शासक विक्टर इमैनुअल द्वितीय का क्या था, मंत्री था। उसने इटली के एकीकरण आंदोलन का नेतृत्व किया तथा कूटनीति और प्रत्यक्ष युद्ध के माध्यम से वह इटली का एकीकरण करने में सफल हुआ। ठीक है, बहुत ज़्यादा वो जो है कूटनीति करके किया था। अगला सवाल है, इटली के एकीकरण का नेतृत्व किसने किया। तो वही काउंट कैमिलो द काबूर जो किया था। अगला काउंट कैमिलो काबूर के बारे में सवाल है। तो काउंट कैमिलो के काबूर सार्डिनिया पिडमोंट के शासक विक्टर इमैनुअल द्वितीय का कौन था, मंत्री था। काबूर ने इटली के एकीकरण का आंदोलन नेतृत्व किया था। फ्रांस तथा सार्डिनिया पिडमोंट के बीच कूटनीतिक संधि के पीछे काबूर का हाथ था। इस संधि के प्रभाव से सार्डिनिया पिडमोंट ऑस्ट्रिया को पराजित करने में सफल हो पाया था और काबूर समझता था कि ऑस्ट्रिया का इटली से बाहर किए बिना इटली का एकीकरण संभव नहीं हो पाएगा, इसलिए ऑस्ट्रिया को पहले पराजित किया, उसके बाद इटली को वहाँ से अलग कर लिया। ठीक है, ऑस्ट्रिया के पराजित होने के बाद इटली के एकीकरण का मार्ग प्रशस्त हो गया, क्योंकि ऑस्ट्रिया जो है बहुत बड़ा पैमाने पर, जो कि वहाँ पर चांसलर कौन था, उसका मेटरनिख था। ठीक है, जिसके चंगुल में सभी देश फंसे हुए थे। इस प्रकार काबूर ने कूटनीति और प्रत्यक्ष युद्ध के माध्यम से इटली का एकीकरण संभव कर पाया। नेक्स्ट है, इटली के एकीकरण जो है एकीकरण में शासक विक्टर इमैनुअल, मंत्री प्रमुख काबूर और जुसेप्पे गैरिबाल्डी की भूमिका का चर्चा करें। तो इटली का एकीकरण में जो जो योगदान दिया उसके बारे में यहाँ पर संक्षेप में वर्णन किया गया है। तो सबसे पहले जुसेप्पे मैक्सिमी। तो इटली अपने एकीकरण के पूर्व 7 राज्यों में बटा हुआ था। इसमें केवल एक सार्डिनिया पिडमोंट में इतालवी राजवंश का शासन था। इटली के एक क्रांतिकारी नेता जुसेप्पे मैक्सिमी 1831 में यंग इटली नामक एक क्रांतिकारी संस्था की स्थापना की और इसके माध्यम से इटाली वासियों में राष्ट्रीयता, देशभक्ति, त्याग और बलिदान की भावना उत्पन्न की। जब ये सभी चीज़ें यहाँ पर हो गई तो इससे क्या हुआ, सभी लोगों को लगा कि नहीं, इटली को अब ऑस्ट्रिया के साथ अलग करना चाहिए और सभी में राष्ट्रवाद की भावना फैल गई। अगला काबूर। तो काबूर जो है सार्डिनिया पिडमोंट का प्रधानमंत्री था। 1869 में फ्रांस की सैनिक सहायता के प्राप्त करके सार्डिनिया पिडमोंट ने ऑस्ट्रिया की सेना को पराजित कर दिया था और इसके परिणामस्वरूप लोम्बार्डी को सार्डिनिया पिडमोंट में मिला लिया। तो कुल मिलाकर यहाँ पर मिला लिया। अब देखते हैं जरा जुसेप्पे गैरिबाल्डी के बारे में। तो गैरिबाल्डी इटली का एक महान स्वतंत्रता सेनानी था। उसने 1860 में सिसिली और नेपल्स पर आक्रमण किया। गैरिबाल्डी के नेतृत्व में भारी संख्या में सशस्त्र स्वयंसेवकों ने इस युद्ध में हिस्सा लिया और उन पर अधिकार कर लिया। जनमत संग्रह जो है पहले हम लोग देखे थे, जनमत संग्रह के बाद सिसिली और नेपल्स को सार्डिनिया पिडमोंट में मिला दिया गया। फिर अगला देखेंगे हम लोग विक्टर इमैनुअल द्वितीय का योगदान। तो विक्टर इमैनुअल द्वितीय सार्डिनिया पिडमोंट का एक राजा था। युद्ध के जरिए इतालवी राज्यों को जोड़ने की जिम्मेदारी विक्टर इमैनुअल द्वितीय पर थी। 1861 में उसने एकीकृत इटली का राजा घोषित किया गया। 1866 में वेनेशिया को भी इटली में मिला लिया गया और 1870 में इटली की सेनाओं ने रोम पर भी, यानी रोम इटली, ठीक है, इटली की राजधानी रोम पर भी कब्जा कर लिया। इस प्रकार इटली का जो है एकीकरण संभव हो पाता है। अगला सवाल है यहाँ पर, बिस्मार्क कौन था, उसने क्या नीति अपनाई। ठीक है, तो रक्त और लोह की नीति, इसको बोलते हैं खून और खड़क की नीति। तो बिस्मार्क जो था जर्मनी यानी प्रसा का चांसलर था। जर्मनी का पूरा नाम प्रसा था। प्रसा का चांसलर था। जर्मनी के एकीकरण में उसकी अत्यंत भूमिका रही। ठीक है, अब हम लोग अगला देखेंगे, जर्मन एकीकरण की प्रक्रिया का संक्षेप में वर्णन करें। तो सबसे पहले फ्रैंकफर्ट संसद जो था, ठीक है, जर्मन में राष्ट्रवादी भावनाएं मध्य वर्ग के लोगों में अधिक थी। उन्होंने सन 1828 में जर्मन महासंघ के विभिन्न क्षेत्रों को जोड़कर एक निर्वाचित संसद जो था फ्रैंकफर्ट संसद बनाया और द्वारा शासित राष्ट्र राज्य बनाने का प्रयास किया। लेकिन राष्ट्र निर्माण का वह उदारवादी प्रयास साहित्य सैन्य शक्ति से मिलकर विफल कर दिया गया। उनका प्रसा के बड़े भूस्वामी ने भी समर्थन किया। उसके बाद आगे देखेंगे प्रसा का नेतृत्व बिस्मार्क की भूमिका। तो इसके बाद प्रसा ने राष्ट्रीय एकीकरण के आंदोलन का नेतृत्व संभाला। प्रसा के राजा ने ओटोवान बिस्मार्क को अपना प्रधानमंत्री घोषित कर लिया और बिस्मार्क ने प्रसा की सेना पर नौकरशाहों की सहायता ली और बिस्मार्क ने लोह और लोह की नीति को अपनाते हुए 7 वर्ष की अवधि में डेनमार्क, ठीक है, डेनमार्क, ऑस्ट्रिया और प्रसा को युद्ध में पराजित कर दिया और जर्मनी का एकीकरण पूरा कर लिया।
फिर जर्मन साम्राज्य की घोषणा कैसे करता है, तो 18 जनवरी 1871 को बिस्मार्क ने वर्साय के शीश महल में विलियम प्रथम को नवीन जर्मन साम्राज्य का सम्राट घोषित किया। एकीकरण के बाद नए जर्मन राज्य में मुद्रा, बैंकिंग, कानूनी न्यायिक व्यवस्थाओं के आधुनिकीकरण पर बल दिया गया। अगला सवाल देखेंगे, फ्रैंकफर्ट संसद पर टिप्पणी लिखें। तो जर्मनी का एक निर्वाचित संसद था ये। तो फ्रैंकफर्ट संसद ने जर्मनी के एकीकरण के लिए प्रयास किया। 18 मई 1848 को विभिन्न जर्मन राज्यों के 831 निर्वाचित प्रतिनिधियों ने फ्रैंकफर्ट संसद में अपना स्थान ग्रहण किया और यह संसद सेंट पॉल चर्च में आयोजित किया गया था। उन्होंने जर्मन राष्ट्र की एक संविधान का प्रारूप तैयार किया। इस राष्ट्र की अध्यक्षता पर ऐसे राजा को सौंपी गई जिसे संसद के अधीन रहना था। जब फ्रैंकफर्ट संसद के प्रतिनिधियों ने प्रसा के सम्राट फ्रेडरिक विल्हम चतुर्थ से राजमुकुट पहनने का आग्रह किया तो उसने अब स्वीकार कर लिया। उन्होंने उन राजाओं को साथ दिया जो रूढ़िवादी थे और नवनिर्वाचित संसद के विरोधी थे। तो यहाँ बहुत ही एकदम डायरेक्ट गेम हो गया यहाँ पे। अगला, इस प्रकार जो है जर्मन के एकीकरण का प्रयास विफल हो गया और कुलीन वर्ग और सेना का विरोध बढ़ गया और संसद का सामाजिक आधार जो है कमजोर हो गया। अंत में सेना की सहायता से संसद को कुल मिलाकर भंग कर दिया गया। अगला सवाल है, ब्रिटेन में राष्ट्रवाद का इतिहास शेष यूरोप की तुलना में किस प्रकार भिन्न था। मतलब ब्रिटेन में अगर राष्ट्रवाद देखा जाए तो पूरे यूरोप के मुकाबले में ब्रिटेन में राष्ट्रवाद का अलग मायने क्यों रहता था। तो ब्रिटेन में राष्ट्रवाद का इतिहास शेष यूरोप की तुलना में निम्न प्रकार से भिन्न था। कैसे, तो ब्रिटेन में राष्ट्र का निर्माण अचानक कोई उथल पुथल अथवा क्रांति का परिणाम नहीं, बल्कि लंबी चलने वाली प्रक्रिया का परिणाम था। ब्रिटेन में अंग्रेज, वेल्स, स्कॉटिश व आयरिश जातीय समुदाय थे जिसकी पहचान निर्जातीय थी। जैसे जैसे अंग्रेजों की शक्ति, धन संपत्ति तथा गौरव की वृद्धि हुई, वे द्वीप समूह के अन्य जातीय समूह पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने में सफल हुआ। वैसे भी अंग्रेज हर जगह पर अपना प्रभुत्व जमाया ही है। 1688 में आंग्ल संसद ने राजतंत्र की शक्ति को समाप्त कर राष्ट्रीय राज्य का निर्माण किया, जिसका केंद्र कौन था, इंग्लैंड था। 1707 में अगर देखा जाए तो एक्ट ऑफ यूनियन ऑब्जेक्टिव का सवाल भी है। तो एक्ट ऑफ यूनियन के द्वारा स्कॉटिश लोगों ने अपने देश में सम्मिलित कर लिया, फिर उन पर प्रभुत्व स्थापित किया गया। इस प्रकार यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का शांतिपूर्ण तरीके से गठन हो गया और ब्रिटेन के प्रतीक चिन्हों से ब्रिटिश झंडा, राष्ट्रीय गान आदि को खूब बढ़ावा दिया गया। मतलब ब्रिटेन जो है अपने आप को यहाँ पर पूरा बढ़ा रहा था। इसके पश्चात उन्होंने आयरिश लोगों पर नियंत्रित किया और 1801 में आयरलैंड को बलपूर्वक ब्रिटेन में जो है सम्मिलित कर लिया। तो अगर देखा जाए यहाँ पर तो कुल मिलाकर ब्रिटेन जो है हर तरीके से दूसरे राज्यों को अपने में मिला रहा था। इस प्रकार अन्य यूरोपीय राष्ट्रों के राष्ट्रवाद अचानक हुई उथल पुथल या क्रांति के परिणाम थे, जबकि ब्रिटेन जो है बहुत कूटनीतिक तरीके से चल रहा था। मतलब अगर देखा जाए तो ब्रिटेन यूरोप के जितने भी राज्य थे, जितने भी देश थे, वहाँ पर जो है अचानक क्रांति हुआ था। मतलब ब्रिटेन में जो है देखा जाए तो पूरा सोचा समझा साजिश के तहत वहाँ पर किया गया था। अगला एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल देखेंगे, राष्ट्रवादी संघर्ष में महिला लोग क्या भूमिका निभाई। जैसे हम लोग देखते हैं भारत में भी राष्ट्रवाद जब फैला तो उसमें महिलाओं ने बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा दिया। तो फ्रांस में क्या चल रहा था कि नहीं, तो राष्ट्रवादी संघर्ष में महिलाओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यूरोप के लगभग सभी राज्यों फ्रांस, जर्मनी, इटली, ऑस्ट्रिया, हंगरी में महिलाओं ने राष्ट्रीय आंदोलन में बढ़ चढ़ कर भाग लिया। उन्होंने देश के एकीकरण, प्रजातंत्रीय संघर्ष और संवैधानिक प्रयत्नों में पूर्ण सहयोग किया। क्या क्या किया ये लोग, तो महिलाओं ने अपने अलग राजनीतिक संगठन का निर्माण किया और देश में होने वाली राजनीतिक गतिविधि, विरोध सभाओं और जुलूस में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। उन्होंने राजनीतिक अधिकार प्राप्त करने के लिए आंदोलन चलाए, समाचार पत्र शुरू किया, वाह क्या बात है, समाचार पत्र शुरू किया और राजनीतिक सभाओं और प्रदर्शनों में भाग लिया। इसके बावजूद महिलाओं को मताधिकार से वंचित रखा गया। 1848 में सेंट पॉल चर्च में फ्रैंकफर्ट संसद की सभा जब होती है तब महिलाओं को केवल प्रेक्षकों के रूप में दर्शन दीर्घा में खड़े होने की अनुमति दी गई। मतलब महिला लोग कितना कुछ कर रही है, लेकिन महिला लोग को उस हिसाब से वैल्यू नहीं मिला। अगला सवाल है, नारीवाद से क्या समझते हैं। तो नारियों की विचारधारा, नारीवाद एक ऐसा दर्शन जो स्त्री पुरुष की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समानता के सिद्धांत पर आधारित होती है। अगला सवाल है, ऑटोमन साम्राज्य जो था वो कौन था या क्या था। तो तुर्की शासन के अधीन आने वाला पश्चिमी एशिया, पूर्वी यूरोप के बाल्कन क्षेत्र तथा उत्तरी अफ्रीका तक फैले साम्राज्य को ऑटोमन साम्राज्य कहा जाता है। राष्ट्रवाद के उदय के साथ साथ प्रथम विश्व युद्ध के पहले तक यह अनेक स्वतंत्र राष्ट्रों में विभाजित हुआ करता था। अगला सवाल है, यूनान का जो है स्वतंत्रता युद्ध क्या था। तो यूनान, ठीक है, लॉर्ड बायरन जो थे कवि लॉर्ड बायरन का बुखार भी था, फिर भी वहाँ पर वो जाकर काम किए थे। तो यूनान पर ऑटोमन साम्राज्य का कब्जा था यूनानियों ने, जबकि इसे पूरे यूरोपीय सभ्यता का पालना भी कहते हैं यूनान को। यूनान जो है 1832 में जो है स्वतंत्र हुआ। यूनान में राष्ट्रवाद की भावना का संचार हुआ और ऑटोमन साम्राज्य के खिलाफ आंदोलन चला। अनेक बुद्धिजीवियों और आंदोलनकारियों के प्रयास से 1832 में यूनान तुर्क के ऑटोमन साम्राज्य की अधीनता से मिला। फिर अगला सवाल है, बाल्कन क्षेत्र में कौन कौन से देश आते हैं। तो ऑटोमन और हैब्सबर्ग साम्राज्य के देश जैसे कि रोमानिया, बुल्गारिया, यूनान, स्लोवेनिया, सर्बिया, ये सब आता है बाल्कन प्रदेश में। अंतिम सवाल देखेंगे, बाल्कन प्रदेश में जो है राष्ट्रवादी तनाव जो है क्यों पनपा था, क्या वजह से पनपा था।
तो भौगोलिक और जातीय भिन्नता। तो बाल्कन क्षेत्र में भौगोलिक और जातीय भिन्नता थी। बाल्कन क्षेत्र के एक बड़े हिस्से पर ओटोमन साम्राज्य का प्रभुत्व हासिल था। तुर्क लोग बाल्कन या ईसाई जातियों को शोषण कर रहा था, इससे बाल्कन क्षेत्र में असंतोष व्याप्त हुआ। फिर देखेंगे बाल्कन क्षेत्र जो है उसमें राष्ट्रीयता की भावना का कैसे प्रसार हुआ। तो बाल्कन क्षेत्र में राष्ट्रीयता की भावना के प्रसार से ओटोमन साम्राज्य के विघटन के कारण बाल्कन क्षेत्र की स्थिति काफ़ी विस्फोटक हो गई। ओटोमन साम्राज्य के द्वारा आधुनिकीकरण का प्रयास। 19वीं सदी में जब आता है तो ओटोमन साम्राज्य ने आधुनिकीकरण और आर्थिक सुधार के द्वारा साम्राज्य को सुदृढ़ बनाने का प्रयास किया, परंतु उसे सफलता नहीं मिली वहाँ पर। फिर अगला देखेंगे, अगला पॉइंट जो है वह है बाल्कन राज्यों में एकता का अभाव। बाल्कन राज्यों में परस्पर एकता का अभाव था। प्रत्येक राज्य अपने लिए अधिक से अधिक प्रदेश चाह रहा था, जिसकी वजह से आपस में उलझ जा रहा था, जिसकी वजह से राष्ट्रवादी तनावपन। अगला बाल्कन क्षेत्र में यूरोपीय शक्तियों के बीच प्रतिस्पर्धा। तो बाल्कन क्षेत्र में यूरोपीय शक्तियों के बीच प्रतिस्पर्धा के कारण बाल्कन क्षेत्र में तनाव और अधिक बढ़ गया। मतलब वहाँ पर ब्रिटेन का था, फ्रांस का था, कुछ छोटे मोटे कुछ राज्यों का वहाँ पर कब्जा था। जब दो राज्य आपस में लड़ रहा है तो जाहिर सी बात है वहाँ पर तनाव तो होगा ही। यूरोपीय शक्तियों के बीच व्यापार, उपनिवेश स्थापना, नौसैनिक और सैन्य शक्ति के लिए गहरी प्रतिस्पर्धा थी। रूस, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया, हंगरी आदि देश बाल्कन क्षेत्र में अपना अपना प्रभाव बढ़ाना चाह रहे थे। इससे इस क्षेत्र में कई युद्ध हुए और अंततः यह प्रथम विश्व युद्ध का एक प्रमुख कारण बना। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो हम लोग आज इसमें सोशल साइंस, सामाजिक विज्ञान, इतिहास का पहला चैप्टर का सब्जेक्टिव सवाल हम लोग कर लिए हैं। ठीक है, आशा ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा। एक बार नहीं तो 2 बार आप इसको फास्ट रिवाइज कर सकते हैं, और जितने भी सवाल हैं सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बने हुए सवाल हैं। तो इसी तरह से हम लोग पूरे इतिहास, पूरे भूगोल, नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र को भी कंप्लीट करेंगे। बाकी साइंस का बहुत सारा वीडियो बना है, हिंदी का बहुत सारा वीडियो बना हुआ है। आप लोग इससे अपने तैयारी को और धार दे सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखिए और बहुत अच्छे से तैयारी कीजिए। धन्यवाद।